हाँ, आवाज आ रही है अभी? ठीक है। तो अपन कहाँ थे? स्त्री विशिष्ट पेशी मर्म चल रहे थे अपन। ठीक है। पेशियों की अपन ने बात कर ली थी, स्रोतसों की बात कर ली, धमनी की बात कर ली और मर्म पे चल रहे थे अपन। तो टोटल 8 इंपॉर्टेंट मर्म है जिनको सुश्रुत ने छेड़ने से मना किया था, बिल्कुल सुरक्षित रखने को कहा था। उसमें से भी दो सबसे महत्वपूर्ण मर्म बताए गए हैं। वो कौन से बताए गए हैं? एक तो योनि, एक फल स्रोतस यानी वेजाइना और ओवरीज। ये जो है फीमेल एनाटॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है। ये 2 नंबर में सब वो पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये भी आपको ये तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये तो आता ही रहता है क्वेश्चन। ठीक है। अन्य मर्म कौन से हैं इसके अलावा? एक तो मूत्रवय, ठीक है, शुक्रवय, सेवनी, मूत्र प्रसेक, गुदा और बस्ती। ये जो है अन्य मर्म हैं जो इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने स्त्री विशिष्ट पेशी मर्म ये सब अपन ने जो है देख लिए हैं। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि आज यहीं तक होगा। कल से अपन जो है मॉडर्न पार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आज अपन ने क्या क्या देखा? सबसे पहले स्त्री शब्द की व्याख्या देखी। ठीक है। कि जो ढेर पुंज विकीर्ण इस अर्थ में जो है स्त्री धातु डठ प्रत्यय नीप प्रत्यय लगा के जो है स्त्री शब्द बनता है। स्त्री होती कौन है? जहाँ पे शुक्र शोणित एकत्र होते हैं, शुक्र का आदान होता है और गर्भ का वहन होता है, वो स्त्री है। ठीक है। क्रोमोसोमल अपन ने देख लिया था, 44 प्लस डबल एक्स इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलग अलग पर्याय देख लिया था अपन ने, योषित, अबला, योषा, नारी, सीमंतिनी, वधु, वामा, वनिता, ये सब। ठीक है। फिर अपन ने देखे थे आर्तव्य और स्तन्यवय स्रोतस। आर्तव्य स्रोतस क्या थे? गर्भाशय और गर्भ आर्तवाही धमनियां। ठीक है। अब यहाँ आर्तवाही धमनियों का मतलब क्या लेना है? तो कुछ यहाँ पे क्या है कि आर्तव से मासिक रक्तस्राव लेते हैं, तो वो रक्तवाही धमनियां देखेंगे। ठीक है। और कुछ जो है इससे बीजवाही धमनियां देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्त्री बीज को आर्तव मानते हैं। तो ये दोनों चीजें आ गई। अच्छा, अभी इस आर्तव स्रोतस को वेद करते हैं तो इससे इनफर्टिलिटी, मैथुन असहिष्णुता और आर्तवनाश जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर स्तन्यवय स्रोतस, मैंने कहा था कि स्पेसिफिक संहिताओं में इसका वर्णन नहीं है, फिर भी कई टीकाकार जो है रस धातु को जो है स्तन्यवय स्रोतस का मूल मान लेते हैं। फिर अपन ने त्र्यावर्त योनि पढ़ी थी कि शंखनाभ्यकृति योनि त्र्यावर्ता सा प्रकीर्तिता तस्या तृतीय तु आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। यानी शंखनाभि की आकृति की होती है, उसमें 3 आवर्त होते हैं बाहर से अंदर की ओर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है। आवर्त क्या होते हैं? सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। पहला वल्वा होता है यानी भग, दूसरा सर्विक्स योनि नलिका, तीसरा यूट्रस यानी गर्भशैया। फिर अपन ने स्त्री रचना, स्त्री जननांग रचना शारीर देखा था, यानी आयुर्वेद वाला पार्ट, जिसमें अपन ने श्रोणी की बात की थी कि पुरुष में जो है छाती और स्त्रियों में श्रोणी भाग जो है वो समान विस्तार वाला होता है। कितना? 18 अंगुल विस्तार वाला। फिर अपन ने बात की थी अस्थियां और संधियों की, कि आचार्य चरक ने 3 अस्थियां मानी, सुश्रुत ने 5 मानी, वाग्भट ने 4 अस्थियां मानी श्रोणी में। ठीक है। फिर उसमें कौन सी सामुद्रिक संधि, तुन्य सेवनी संधियां देखी अपन ने। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने भग के बारे में पढ़ा कि 12 अंगुल विस्तार होता है, पिप्पल पत्र सदृश होता है। फिर अंदर आए क्लाइटोरिस की बात की। ठीक है। तो क्लाइटोरिस को जो है मदनाथ पत्र या बख्शिशनिका स्मरात पत्र ये नाम दिया गया। फिर योनि की बात की, तो योनि को जो है बहिर्मुख स्रोतस में आता है, शंखनाभि आकृति की होती है, 3 आवर्त होते हैं, इसमें 3 नाड़ियां होती है, समीरणा, चंद्रमुखी और गौरी। इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। फिर नाड़ियों की बात की थी कि भाई समीरणा नाड़ी क्या काम करती है, तो वो क्लाइटोरिस में पाई जाती है यानी मदनाथ पत्र में, और इसमें क्या होता है, शुक्र गिरने पर वो निष्फल हो जाता है। फिर दूसरी चंद्रमुखी पड़ी थी, वो मिड में कहीं होती है, कहाँ पे? कंदर्प गे, कंदर्प गे मतलब योनि नली का मध्य में। इसमें बताया था अपन ने स्त्री रति में सुख साध्य होती है और कन्या प्रसविनी होती है। गौरी नाड़ी बहुत अंदर स्थित होती है, जिसको उपस्थ गर्भ बोला है। ठीक है। कष्ट भोग्य होती है और अधिकांशतः पुत्र प्रसविनी होती है। फिर गर्भाशय के बारे में पढ़ा अपन ने, तो मैंने रोहित मछली का चित्र बनाया था, यानी रोहित मत्स्य मुखम होती है। ठीक है। अष्टमाशय होता है, 8वां आशय होता है। ठीक है। पित्त पक्वाशय के मध्य में गर्भित गर्भ रहता है, ये अपन ने देखा था। ठीक है। फिर 15वीं शताब्दी के गणनाथ सेन जी ने क्या बोला था? बस्ती और पक्वाशय के मध्य में होती है। काश्यप ने क्या बोला था? जो अपने इंटेस्टाइन्स है, जिसको क्या बोला था? महास्रोतस, उनकी कुंडलिनियों के समीप होता है, ये अपन ने देख लिया था। अब गर्भाशय का प्रयोजन क्या है भाई? तो गर्भ का अवतरण, पोषण, वृद्धि, उसका धारण और समय निकलने पर यानी 9 महीने पूरे होने पर उसको निष्कासन करना,
ये इसके कार्य अपन ने देख लिए थे। पेशी अपन ने देखी थी कि 500 तो होती है पुरुषों में, 520 होती है स्त्रियों में। 20 कौन सी एक्स्ट्रा होती है? 10 तो होती है दोनों स्तनों में और 10 होती है नीचे। ठीक है, तो वो अपन ने बात कर ली थी अपन ने। 10 नीचे वाली कौन सी थी? अपत्य पथ में 4। अपत्य पथ मतलब आपको वेजाइना देखनी है, वेजाइनल वाल्स और वेजाइना के स्फिंक्टर, 2 स्फिंक्टर 2 वाल। ठीक है, फिर अपन ने गर्भ छिद्र में स्थित, तो उसमें अपन ने यूट्रस के 3 पार्ट लिख दिए थे। ठीक है, गर्भाशय के 3 भाग। फिर शुक्र आर्तव प्रवेशिनी, उसका मैंने बताया था आप एंट्रेंस देखो। आर्तव यानी बीज कहां से जाएगा? बीज वाहिनियों से, यानी अपनी फेलोपियन ट्यूब से। और शुक्र कहां से एंटर होगा? सर्विक्स से, तो सर्विक्स यूट्राई। तो ये अपने क्या हो गए? पेशियां। फिर मैंने स्रोतसों की बात कर ली थी कि बहिर्मुख और योगवाही स्रोतस, वो अपन ने देख लिए थे। धमनियां 24 देख ली थी, 10 ऊपर 10 नीचे 10 तिर्यक। मर्म देख लिए थे, जिसमें आपको मेनली 2 मर्म याद रखने, योनि और फल स्रोतस। योनि मतलब वेजाइना, फल स्रोतस मतलब ओवरी। ठीक है, ये अपन ने मर्म देख लिए थे। इस प्रकार से अपना आयुर्वेद पार्ट यहाँ पे आज पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सटर्नल जेनाइटल्स जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है आज की क्लास में, या क्लास से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, सिलेबस से रिलेटेड? अपना जो है डिटेल नाम और कौन से कॉलेज से हो और आपकी एग्जाम कब है 3rd ईयर की, उसका मेरे को एक बार बताना। क्योंकि जैसे कईयों की अभी फरवरी एंड में आ रही है, कई यूनिवर्सिटीज में अभी थोड़ी लेट हो सकती है जो बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं। तो मेरे को एक बार आइडिया तो रहे ना कि कब किसकी के एग्जाम कब है। ठीक है ना, तो मेरे को अपनी डिटेल्स एग्जाम की और अपनी खुद की शेयर करना है ना, डीएम करना। चलो एंड करता हूँ क्लास, कल मिलते हैं कल की क्लास में।